दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था रईसों की गुलाम है। भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे बजट हो चाहे कोई वेलफेयर स्कीम हो, ध्यान में कॉरपोरेट को रखा जाता है, उसकी पूंजी को रखा जाता है। जीएसटी का भी ऐलान होता है तो उसमें ध्यान में कॉरपोरेट को ही रखा जाता है, आम लोगों को नहीं रखा जाता है। तो क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था जब रईसों की गुलामी कर रही है तो इस देश की तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी भी कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर ही चलती है? और अगर ऐसा है तो क्या देश के प्रधानमंत्री जनता के जरिए चुनकर प्रधानमंत्री पद तक जरूर पहुंच जाते हो, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो उनके जहन में एक ही सवाल रेंगता है कि भारत की इकोनॉमी का पहिया तभी चलेगा जब कॉरपोरेट की पूंजी उसमें लगती रहेगी। कॉरपोरेट जितना भी चाहे मुनाफा कमाता चले जाए, उस मुनाफे के जरिए इस देश की जनता पर चाहे जितना भी महंगाई का बोझ पड़ता चला जाए, लेकिन वह पूंजी बाजार में आते रहने चाहिए। शायद इसीलिए इस देश में आटे पर जीएसटी 5% है और डायमंड पर जीएसटी 1.5% है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर की तमाम जरूरतों की चीजों पर जीएसटी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेट जिस उपभोग परिस्थितियों को जीना चाहता है, उसमें उसके प्रोडक्ट्स को लेकर जीएसटी कम है, क्योंकि वह एक लुभावने वाली स्थिति है कि कॉरपोरेट अपनी पूंजी को बाजार में लगा दे। लेकिन कॉरपोरेट का जिक्र आते ही भारत में अंबानी और अडानीज का जिक्र होता ही है। और संयोग ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था से अगर अंबानीज और अडानीज की तमाम इंडस्ट्री को अलग कर दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ढह कर गिर जाएगी। सवाल यह नहीं है कि वो कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उनका नेटवर्थ कितने बिलियन डॉलर का है। दुनिया के मानचित्र पर कोई 5वें नंबर का रईस है तो कोई 11वें नंबर का रईस है। जी नहीं, मसला यह नहीं है। मसला यह है कि इस देश के भीतर में अगर आप खेत में पहुंचे, वहां भी कॉरपोरेट का दखल, मजदूरों से काम कराएं, वहां भी कॉरपोरेट का दखल, जो अनाज पैदा हो उसको जब गोदाम में रखने जाएं, वहां भी कॉरपोरेट का दखल, उस गोदाम से जब अनाज निकले और बाजार में जाए तो उस रिटेल सेक्टर में भी कॉरपोरेट का दखल। और ना सिर्फ अनाज बल्कि ग्रोसरी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, चाहे वो खाद्य तेल का जिक्र कर लें चाहे दालों का जिक्र कर लें, और तो और जो वेजिटेबल यानी सब्जियां और फल हैं, उस पर भी कॉरपोरेट का वर्चस्व है। यानी खाने पीने के सामान से लेकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके जहन में इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेंगने लगेंगे। हो सकता है आपके जहन में बंदरगाह रेंगे, एयरपोर्ट रेंगे, टेलीकम्युनिकेशन रेंगे, कुछ भी रेंगे। जरा इन परिस्थितियों को समझिए कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त कंप्यूटर दिखा रहा है कि अडानीज का नेटवर्थ जो है 105 बिलियन डॉलर का है, जो ऊपर नीचे होते रहता है। कल ये 122 बिलियन डॉलर का था, आज 105 बिलियन डॉलर का है। अंबानीज का 87 बिलियन डॉलर का है इस वक्त का नेटवर्थ, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब हम निकलते हैं खेत खलियान से, ग्रोसरी के बाजार से, राशन दुकान से, और उसके बाद निकल कर आते हैं इस देश को चलाने वाली परिस्थितियों को लेकर, सरकार के पास कुछ भी नहीं है। एनर्जी का जिक्र, पोर्ट का जिक्र यानी बंदरगाहों का जिक्र, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डों का जिक्र, रेल यानी अब चलती हुई रेल और प्लेटफॉर्म तक का जिक्र, ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र, जो ट्रक भी दौड़ते हैं सड़कों पर, जिस सड़क पर दौड़ते हैं उस सड़क को बनाने का ठेका भी इन्हीं कॉरपोरेट्स के हाथ में है, जो जिक्र हम आपसे अंबानीज अडानीज का कर रहे हैं। और इसके साथ 2-4 कॉरपोरेट और जोड़ लीजिए, उसके बाद मामला शून्य आएगा। वो पावर का सेक्टर हो, यानी इस देश में बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, जो खनिज संपदा खदानों से निकाली जा रही है, जो ट्रांसमिशन है, जो समूचा का समूचा ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार की बेचैनी है, वह भी कॉरपोरेट के लिए है। ऐसा नहीं है कि सरकार को बहुत चिंता है सौर ऊर्जा को लेकर, या वो चाहती है कि वैकल्पिक एनर्जी को लेकर इस देश के भीतर में क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए। उससे पहले वो एक एनओसी और ठेका कॉरपोरेट के पास पहुंच चुका होता है। कॉरपोरेट कहता है, प्रधानमंत्री जी अब आप इसे जागृत कीजिए और अपनी रैलियों में और अपने भाषणों में जिक्र कीजिए कि दुनिया तो आगे तभी बढ़ पाती है, या कोई भी देश आगे तभी बढ़ पाता है, जब वहां पर अल्टरनेटिव एनर्जी का जिक्र हो। पूरा पैसा उन्हीं का, पूरा प्रॉफिट उन्हीं का, और उसी के जरिए जनता पर पड़ता हुआ बोझ। और इसी दायरे में सरकार ने अपने लिए सिर्फ एक जीएसटी की लकीर खींची हुई है। जीएसटी के दायरे में इस देश का हर प्रोडक्ट है,
वो चाहे शहद हो, चाहे चीनी हो, चाहे दाल हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे दूध हो, चाहे मक्खन हो, जो जोड़ना है जोड़ते चले जाइए। लेकिन जीएसटी के जरिए सरकार जो पैसा जनता से वसूलती है और उसके ठीक समानांतर जो पैसे को निर्धारित करने के लिए कॉरपोरेट के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, उन पर रोक कौन लगाएगा? पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेल में 10 से 15 रुपए की कमी तो कर दीजिए। मदर डेयरी ने तो कर दी, लेकिन कॉरपोरेट अभी भी हिचक रहे हैं। यह हिचकिचाहट ठीक वैसे ही है जैसे पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने कहा था कीमतें कम कीजिए, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही गायब हो गया और सरकारी एजेंसियों के ऊपर लोड पड़ गया। कई जगहों पर अफरा तफरी मच गई, 12 राज्यों में अफरा तफरी मच गई। तो देश का बजट, देश की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय ही चल रही है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे, कम्युनिकेशन का फील्ड हो, ऑयल का फील्ड हो, पेट्रोलियम का फील्ड हो, टेक्सटाइल, कपड़े का फील्ड हो, फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी चलती हैं इस देश के भीतर में, जो पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई जो भी चीजें जो बनती है, जो नेचुरल गैस है, और जो मॉल्स आप अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, वह भी कॉरपोरेट के हैं। इन सब के समानांतर पूरा रिटेल सेक्टर कॉरपोरेट के पास है, अडानीज के पास है, ये अंबानीज के पास है, सॉरी। और इसके अलावे जब आइएगा, जो आप सोचते हैं कि चीजें निकल कर आए, तो मीडिया हो, टेलीविजन हो, एंटरटेनमेंट हो, म्यूजिक हो, सभी जगहों पर आप ध्यान दीजिए, अंबानीज या अडानीज का वर्चस्व है। इस दायरे में दरअसल ये एक सिंबल हो गए हैं अंबानीज और अडानीज। इस सिंबल का मतलब यह है कि इस देश के जो कॉरपोरेट हैं, उन कॉरपोरेट की इकोनॉमी इस देश की इकोनॉमी पर न सिर्फ भारी है, बल्कि उनका मुनाफा लाभ, उनका पैसा मार्केट में भेजना, वो बड़ा मैटर करता है। और शायद इसीलिए जिस दौर में भारत की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही थी, जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में अगर निकल कर आइएगा तो 30 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे इस देश के भीतर में थे जिनकी नेटवर्थ डबल हो गई उस पीरियड में, जिस पीरियड में भारत की औसत कमाई जो थी वो 7% नीचे हो गई, 7% नीचे हो गई। तो हमारे पूरी इकोनॉमी का ढांचा अगर सिर्फ कॉरपोरेट की उस पूंजी पर निर्भर है कि वह अलग अलग सेक्टर में अपनी पूंजी को निकाले और कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का को घुमाते रहे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां जनता के लिए, जनता के जरिए और जनता के ऊपर खर्च करने की परिस्थितियों से खत्म हो गई है। भारत की इकोनॉमी कई बार डगमगाई है और यह माना जाता है कि कैपिटलिज्म जो होता है वह तो कैपिटल पर ही पूरी तरीके से रेंगता है और उसमें कॉरपोरेट का वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकल कर आएंगे, उसके बाद 2-3 सवाल आपके जहन में तुरंत आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारत की जो इकोनॉमी का जो आकार है वो $2.73 ट्रिलियन का है, यानी एक लिहाज से कहें तो भारत 6-7वें नंबर पर है। भारत के ऊपर अमेरिका, उसकी इकोनॉमी से भारत तुलना नहीं कर सकता है, चाइना तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन भारत जब 5 ट्रिलियन कहता है तो उसे लगता है कि वो जापान की जो 4.97 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसके एट पार पहुंच जाएगा और 5 ट्रिलियन आ जाएगा। उसके बाद जो जर्मनी की है वो लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो भारत एक लिहाज से छलांग मार के भारत तीसरे नंबर पर इस देश दुनिया में आ जाना चाहता, हो सकता है आ भी जाए, इससे आप अलग इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया के सामने भारत की जीडीपी और विकास दर जो दिखाई जा रही है वह भी अभी दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है, तकरीबन 8%। आंकड़ों को लेकर आप ढोल मत पीटिएगा, क्योंकि आंकड़ों को छुपाने का भी भारत पर लगातार आरोप लगता है, चाहे वो बेरोजगारी का जिक्र हो, चाहे कोविड में मौतों का जिक्र हो, चाहे पीएफ का जिक्र हो, प्रोविडेंट फंड में कितने लोगों ने पैसा निकाला और भविष्य निधि का पैसा कितना खाली हो गया, या फिर इसके बाद जो कॉरपोरेट टैक्स में जो रियायत दी जाती है वह भी डाटा छुप जाता है, जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वह भी डाटा छुप जाता है। इसलिए उस दिशा में मत जाइए। और कोरोना काल का जब हम जिक्र कर रहे थे तो एक चीज और समझिए कि 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति भारत में जिन लोगों के पास है उसमें 11% का इजाफा कोरोना काल में ही हुआ है। तकरीबन 13,687 2,000 करोड़ से ज्यादा के नेटवर्थ के लोग इस देश में आगे आ गए। इसका मतलब क्या है? अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास को तो सरकार बख्शती नहीं है। आपके जहन में कुछ ऐसी बातें आ रही है? जी नहीं। आज इससे हटकर सोचिए कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना
कॉरपोरेट में दुनिया को चैलेंज करने वाले भारत के अरबपति, करोड़पति, खरबपति, और उसमें दुनिया में 5वें नंबर पर अडानीज, 11वें नंबर पर अंबानीज, और इसी तरीके से कुछ और भी जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन भारत के अंदरूनी सच क्या है? भारत का अंदरूनी सच थोड़ा डराने वाला है, और इससे पता चलता है कि भारत सरकार की नजर में अर्थव्यवस्था को लेकर क्यों सिर्फ कॉरपोरेट है, चंद कॉरपोरेट हाउसेज हैं, लोग नहीं हैं। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र हम आपसे करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। उसमें जानकारी मिली कि दरअसल दुनिया भर में जो कुपोषण के शिकार या भूखे लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 76-77 करोड़ है पूरी दुनिया में। अब अगला सवाल आया कि भारत में कितना है, तो पता चला भारत दुनिया में टॉप पर है। टॉप का मतलब क्या होता है? 77 करोड़ में से कितने लोग भारत में भूखे हो सकते हैं? भारत में लगभग 22.5 करोड़ लोग भूखे हैं, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो भारत की इकोनॉमी का जिक्र हम आपसे खेत खलियान से इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें भारत दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादक करने वाला देश है। यानी दूध, चावल, दाल, मछली, गेहूं भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर भी 22.5 करोड़ लोग भूखे। यह कौन सी स्थिति है? इसका मतलब है कि अनाज से भी और खाद्य के जो उत्पादन होता है उस पर भी उस कॉरपोरेट के वर्धस्त को थमा दिया गया, जो प्रॉफिट के लिहाज से अब अपने अनुकूल भारत के उस सिस्टम को भी चलाने लगा जहां पर भूख का मामला था। तो भारत की इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार का नजरिया क्या है? यह पहला सवाल निकल कर आता है। दूसरा सवाल एक और जहन में आपके तुरंत आना चाहिए कि एक वर्ल्ड थर्मामीटर माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी देश में पौष्टिक खाना अगर किसी को दिन भर खाना हो तो कितना खर्चा होगा। भारत में उसका जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि भारत में 235 रुपए में दिन भर पौष्टिक खाना प्रतिदिन आपको मिल सकता है। लेकिन अगला हिस्सा चौंकाने वाला था। भारत के लगभग 71% लोग इस पौष्टिक खाने को खा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी आय इजाजत नहीं देती है। यह एक ऐसा डाटा है जो सरकार द्वारा दिए गए डाटा के जरिए ही यूनाइटेड नेशन ने तैयार किया। और जब भारत के भीतर झांकिएगा तो हो सकता है ये 70%, 80 या 85% तक चला जाए, हो सकता है। लेकिन मान लीजिए 70% ही है, तो इस देश के 70% लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वह पौष्टिक अनाज खा सकें, और सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसको थोड़ा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम देख पा रहे हैं कि गेहूं जिस तरीके से 6 राज्यों में बंद हो गया, जो मुफ्त का अनाज दिया जा रहा था, मुफ्त अनाज भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। अब इसके बाद आइए, भारत की इकोनॉमी में कॉरपोरेट की इकोनॉमी बढ़ रही है तो आम लोगों का भी पैसा? जी नहीं। आम लोगों की गिनती इस देश में पूरे देश की इकोनॉमी में देश की जनसंख्या को भाग देकर, मल्टीप्लाई करके उसको जो भाग दिया जाता है उसके जरिए चीजें निकाली जाती हैं। तो भारत में अगर उस लिहाज से भी देखिए, कॉरपोरेट की पूंजी बढ़ गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भारत की घटते घटते, अगर आप जिक्र अगर 17-18 का करें, हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं पीछे, 17-18 में करें तो 1,14,000 थी। आज की तारीख में ये 91,000 है, 91,000 है। घट गया भारत में प्रति व्यक्ति आय, तो भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा दायरा सिमट गया। लेकिन इस सिमटे हुए दायरे में कॉरपोरेट का हिस्सा बढ़ गया। यानी एक सफल इकोनॉमी या एक फेल गवर्नमेंट की फेल इकोनॉमी, आप इसको जिस रूप में भी देखें। क्योंकि इस दौर में आपके जहन में होगा, अच्छा 2017 में तो पेट्रोल 63 रुपए था, आज ये लगभग 96-97 रुपए हो गया है। रिटेल की महंगाई दर उस समय 3-3.5% थी, आज ये 5-6% हो गई है। इतना ही नहीं, जो सरकार के जरिए चीजें निर्धारित होती हैं कि यहां पर इतना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, अगर उस फेरिस्त को आप देखना शुरू कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराइए, आपको मिलेगा 6.7%। 3 साल पहले 7.6% था। आरडी कराइए पोस्ट ऑफिस में, आज मिलेगा 5.8%। 3 साल पहले 7.1% था। हम 3 साल इसलिए ले रहे हैं कि बार बार ये सवाल होता है कि अच्छा मनमोहन सिंह के समय इतना था, 2014। हम बोले मोदी गवर्नमेंट में ही कैसे चीजें ढलान पर आ चुकी है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उस कॉरपोरेट को हित साध रही है, उस कॉरपोरेट की इकोनॉमी के लिए ही क्यों काम कर रही है? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विजन नहीं है। हम ये बता पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं कि हम इस विजन से काम करें तो इस देश में रोजगार पैदा हो, उत्पादन हो, लोगों की खरीद की ताकत बढ़ जाए, और इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़े तो वाकई हर घर में और जेब में पैसा
हो। यहां पर मामला उल्टा है। यहां पर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का सपना उन कॉरपोरेट के आश्रय देखा गया, ये कहते हुए कि हम आपको अगर इतनी बड़ी तादाद में रियायत देंगे और इतना प्रॉफिट आप कमाएंगे तो भारत के बाजार में आप कितना पैसा लगाएंगे, लेकिन संयोग से वह भी असफल सा साबित हो रहा है। इसीलिए 2025 का टारगेट जो था 5 ट्रिलियन का, वह सपना दिखाई दे रहा है। अब 2029 तक माना जा रहा है, हो सकता है उस समय तक छू ले। लेकिन बहरहाल पीपीएफ का पैसा, जो भविष्य निधि का पैसा होता है, वह भी 7.1% पे आ गया। 3 साल पहले 7.8% था, उससे पहले चले जाइएगा तो 8.2% था। उस पर मत जाइए, यानी सुकन्या योजना का जिक्र कीजिए, 7.6% आ गया। 3 साल पहले 8.3% था। हर चीज को जब आप ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो अगला सवाल ये होगा, तो इसका मतलब है कि चीजें फेल हो रही है। कॉरपोरेट तो नौकरी देता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी तो सरकार देती है। तो पता चलेगा कि वहां भी स्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि सरकार को अब ठेके पर लोगों को रखना पड़ रहा है। जी, परमानेंट नौकरी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं। हमारी टीम ने इस पर एक काम करना शुरू किया और बताया कि अगर आप सरकार के पीएसयूज को ही देखना शुरू करें, पीएसयूज में, तमाम पीएसयूज के भीतर में ठेके पर रखे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि लगभग 4.5 लाख अस्थाई नौकरी, जो परमानेंट नौकरी थी, वो सरकार खत्म कर देती है, छीन ली सरकार ने अलग अलग वजहों से। और ठेके पर काम करने वालों की तादाद 12 लाख तक बढ़ गई और सरकार ने कहा हम रोजगार दे रहे हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा आइए कि दरअसल जो अस्थाई नौकरी दी जा रही थी बरस दर बरस, अगर आप उसको गिनना शुरू कर दें तो जैसे 2017 में कहते हैं सरकार 132 लाख नौकरी दी, 2018 में उससे कुछ कम, 2020 में 1,19,000, 1,32,000, 2017 में 132 लाख नहीं, 1,32,000, और 2021 तक आते आते ये 87,000 हो गया। लगातार घट रहा है। ये घटने की स्थिति दरअसल 4 लाख से शुरू हुई, 4 लाख से घटते घटते हम 87,000 तक पहुंच गए। अब इसमें था जो अस्थाई नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहे थे। अब यहां पर देखिए 2014 में, याद कीजिए, जब देश के पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर पहुंचते हैं, सरकारी नौकरियों की तादाद थी 13,49,000। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह घटते घटते 9 लाख पर आ गया है। 9 लाख का मतलब यह है कि सीधे सीधे 4.5 लाख अस्थाई नौकरी इस दौर में खत्म हो गई। और यूपीएससी जिसका जिक्र बार बार होता है, तो 2014 में यूपीएससी नौकरी दे रही थी 7,799, यानी लगभग 7,800। आज की तारीख में 2021 का जो आखिरी डाटा जो यूपीएससी ने जारी किया, उसमें किया 3,986, यानी 4,000 मान लीजिए। तो उस समय 7,800 और अब 4,000। नौकरियां कम हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमसे नहीं संभल पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नौकरी कहां से दे। क्योंकि राज्य की स्थिति में भी जब आप आएंगे, एसएससी में भी आएंगे, तो वहां भी 2014 से 2021 तक के बीच में सिर्फ 3,41,000 नौकरियां ही दी गई। अब यहां पर सवाल था, जैसे ओएनजीसी में था, ओएनजीसी में 2014-15 तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ठेके पर काम करता हो, सभी बाकायदा परमानेंट नौकरी कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है जब हम आपसे बात कर रहे हैं? 28,479 लोग वहां काम करते हैं, जिसमें से 10,823 लोग ही परमानेंट हैं, बाकी 17,656 लोग ठेके पर काम कर रहे हैं। तो ठेके का मतलब यह होता है कि अब आपकी सोशल सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा नहीं रहा। आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पीएफ का पैसा भी कट रहा हो। अब आपकी भविष्य निधि को लेकर भी हम संकोच नहीं करेंगे कि हम अपने हिसाब से जो पैसा आपका जमा होता था हम भी देते थे, अब इससे भी मुक्ति पा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम में 40,000 कर्मचारी हैं, लेकिन 12,000 से भी कम परमानेंट है, 28,000 के लगभग ठेके पर हैं। इंडियन ऑयल 1,06,000 लोग काम करते हैं, लेकिन 73,000 ठेके पर हैं, सिर्फ 32,000 परमानेंट है। हम नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इसमें जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सवाल, अगर आप सेंटर से निकल कर आते हैं तो उसका असर स्टेट्स पर भी पड़ता है। 2 राज्यों का जिक्र कर लीजिए। भारत के भीतर में जो बेरोजगारी दर चल रही है वो 8% के लगभग चल रही है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हरियाणा जैसा जगह पे, हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा रोजगार होता था, उसकी बेरोजगारी दर 30% पार कर जाए, 34% हो गई है। वो बीजेपी के हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान भी आइए, वहाँ गहलोत साहब हैं, वो कांग्रेस के आते हैं, उन्होंने कौन सा कमाल किया, वहाँ पर भी बेरोजगारी दर 30% है। यानी देश के औसत 8% की तुलना में
4 गुना ज्यादा बेरोजगारी दर इन 2 राज्यों में है। तो क्या इन मुख्यमंत्रियों को बने रहना चाहिए? नहीं, बने रहना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं जो इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, इस देश के कॉरपोरेट के प्रॉफिट और उनकी अपनी इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से चलाते हैं। डेंजरस ये है, यानी भारत के भीतर में कल को अगर किसी कॉरपोरेट व्यक्ति को आप सत्ता सौंप दीजिए तो वह जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री से बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होगा, क्योंकि उसको पता होगा अब पूरे देश को ही प्राइवेटाइज हाथों के जरिए चलाना है, कॉरपोरेट के प्रॉफिट बेस्ड के हिसाब से पॉलिसी बनानी है, कोई पर्दादारी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भारत के भीतर में जो मौजूदा मुद्दे उभर कर आते हैं ना, जिसमें सरकार कोई पर्देदारी राजनीति में नहीं करती है, चाहे सरकार गिराना हो या विधायक या सांसदों की खरीद फरोख्त करनी हो, या कौन सा मुद्दा इस देश की भावनाओं में उछाल पैदा कर सकता है, कोई पर्देदारी नहीं है। तो इकोनॉमी में भी पर्देदारी हटा डालिए और सीधे तौर पर अब घोषित किया जाए कि दरअसल अंबानी, अडानी, टाटाज, बिरलास, जिनका जो है उनका ये कहना है कि इस देश को ऐसे चलाया जाए, उस हिसाब से हम बजट बना रहे हैं और वही इकोनॉमिक पॉलिसी तय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सरकार द्वारा जो वेलफेयर स्कीम इस देश के भीतर में चलाई जा सकती है, अगर कॉरपोरेट के सीएसआर फंड को देखिए और सीएसआर फंड के जरिए इस देश के ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जो सीएसआर का फंड वहां पर जो जा रहा था, वह कॉम्पिटिबली मौजूदा सरकार के वेलफेयर स्कीम पर भारी था। लेकिन सरकार को यह भी नहीं बचा, सरकार ने उसमें भी शिफ्ट किया कि सीएसआर का फंड भी उसने आरएसएस के जरिए चीजों को जोड़ दिया, गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ जोड़ दिया। यानी सरकार का अपना वेलफेयर फंड की स्कीम भी उस सीएसआर फंड से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, उससे जुड़कर डाइवर्ट होने लगी। तो सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार की इकोनॉमी क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है। और होते होते सरकार कहां पहुंच गई, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि दरअसल डायमंड पर 1.5% लेते हैं आप, यहां तक कि डायमंड का जो पूरा मार्केट है उसमें जितनी खरीद फरोख्त होगी, पैसा लगेगा, वो देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनते चला जाएगा। दूसरी तरफ सरकार जानती है कि इस देश में जो न्यूनतम जरूरतें लोगों को चाहिए, उस पर भी अगर हम जीएसटी बढ़ा देंगे तो लोग वो न्यूनतम जरूरत तो पूरा करेंगे। हाँ, अभी ऑक्सीजन पर हम लोग सांस जो ले रहे हैं उस पर नहीं है, लेकिन आटे पर तो है, 5% कर दिया गया, डायमंड पर 1.5% है। आप अस्पताल में जाते हैं, वहां पर कोई बेड लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल में गए तो बेड की कीमत जो अस्पताल बताएगा उस पर आपको 18% जीएसटी जोड़नी होगी। कमाल की स्थिति है। 18% और जो रूम लिया जाएगा उस पर जुड़ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जुड़ जाएगा। यानी आप जिंदगी जीने के दौरान आपके ऊपर लगातार जीएसटी बढ़ती चली जाएगी। ये टैक्स का बोझ है, सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरकार जो बार बार बोलती है कि देखिए हम जीएसटी में 1 लाख पार कर गए, 1,25,000 पार कर गए, 10 लाख, ये जो बताती है ना 1 लाख करोड़ पार कर गए, 1,40,000 करोड़ रुपया ज़्यादा हो गया इस महीने कलेक्शन, ये जनता के टैक्स की पैसे की वसूली है। क्योंकि सरकार मिडिल क्लास को कोई राहत दे नहीं सकती है, गरीबों के लिए उसके पास वही अनाज बांटना है और कॉरपोरेट के हिसाब से इकोनॉमी को चलाना। यही परिस्थिति में सरकार अपने आप को डेवलप कर रही है। लेकिन आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हो यह रहा है कि इस देश के भीतर में जो रिजर्व इकोनॉमी थी, जो आरबीआई जिसकी निगरानी करता है, वह एक झटके में कम होती चली जा रही है। आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले 7 दिनों के भीतर में हर दिन 5,666 करोड़ रुपए की रिजर्व इकोनॉमी खर्च हो रही थी, सिर्फ 7 दिनों में। यानी 24 जुलाई को $593 बिलियन रिजर्व इकोनॉमी थी हमारी, और आज की तारीख में 1 जुलाई में जानकारी निकल कर आई, यह घटकर $588 बिलियन हो गई। यानी तकरीबन $5 बिलियन की कमी। $5 बिलियन का मतलब लगभग 40,000 करोड़ रुपए, और इस लिहाज से देखिए तो 5,666 करोड़ रुपया हर दिन खर्च हुआ। और इस साल में जनवरी से लेकर अगर आप औसत निकालेंगे, जो रिजर्व फंड खर्च हो रहा है वह तकरीबन 2,000 करोड़ का हर दिन खर्च हो रहा है। इस रिजर्व फंड का मतलब यह है कि जो फॉरेन करंट एसेट होता है वह $524 बिलियन से कम होकर $520 बिलियन पर आ गया। यानी 4.47 बिलियन, यानी तकरीबन 35,000 करोड़ की उसमें कमी आ गई पिछले एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते में जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के, उसमें लगभग 77 मिलियन डॉलर की कमी आ गई। जो इंडियन रिजर्व
पोजीशन विद आईएमएफ होता है, उसमें लगभग 44 मिलियन डॉलर की कमी आ गई। यानी रोज 2000 करोड़ रुपया इस साल लगातार खर्च हो रहा है। और पिछले हफ्ते उसकी रफ्तार और तेज बढ़ गई, क्योंकि इकोनॉमी का जो ढलाव है उसमें अर्थव्यवस्था को लेकर अगर सरकार के पास विजन सिर्फ कॉरपोरेट की इकोनॉमी के आसरे इस देश को चलाना है, तो फिर यकीन जानिए 5 ट्रिलियन हो या 10 ट्रिलियन हो, इस देश में 100 करोड़ लोगों की स्थिति एक दिन का पौष्टिक अनाज खरीद पाने की नहीं होगी, जो यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में 70% कह रही है। और उस लिहाज से देखिए तो भारत में 138 करोड़ के लिहाज से 70% के दायरे में समझिए कि हम कितने नज़दीक 100 करोड़ के आ चुके हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्या वाकई भारत में राजनीतिक तौर पर सफल होने के बावजूद अर्थव्यवस्था का बंटाधार अगर इस रूप में किया जाए और ऑफिशियली इस देश की कॉरपोरेट के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चल रही हो और दिखाई दे रही हो, क्योंकि भारत द्वारा किया जा रहा एक्सपोर्ट में लगभग 87% का सीधा मुनाफा कॉरपोरेट के पास जाता है। जो हम कोयला मंगा रहे हैं उस कोयले की रॉयल्टी और बाकी चीज़ों की परिस्थिति भी वो सीधे सीधे अडानीज के पास जाती है, क्योंकि देख रेख का काम उन्हीं को सौंपा गया है। और जो राज्यों पर बोझ पड़ते चले जाता है, तो यानी देश जब फेल दिल्ली से होगा तो राज्य इससे अछूते नहीं रहेंगे, और दोनों अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं तो ये देश भी अछूता नहीं रहेगा। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।